Welcome to the physics class of class 11th. We are starting from the word science. Physics is a part of science, but what is science and how do we define it? The answer is science is organized knowledge. हम अपने चारों तरफ एक दुनिया देखते हैं। इस दुनिया को हम सेंस करते हैं, छूकर सेंस करते हैं, देखकर सेंस करते हैं, सुनकर सेंस करते हैं। हमारे जितनी भी फिजिकल सेंस करने के ऑर्गन्स हैं, सभी से हम सेंस करते हैं। ये जो दुनिया है जिसको हम अपनी फिजिक्स से सेंस कर सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं, दिस नेचुरल वर्ल्ड इज द फिजिकल वर्ल्ड। और इस फिजिकल वर्ल्ड में हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। We make an attempt to understand how the things are working. Are there any rules to understand? Which are the rules which are controlling the happenings in this universe? And we build up our knowledge. ये जो हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है, बढ़ता है, इसको हम एक तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले कुछ लोग कुछ नॉलेज जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पर कुछ रिजल्ट निकालते हैं। उससे अगली पीढ़ी जो आती है, नेक्स्ट जनरेशन, इट यूजेस दैट नॉलेज और उस नॉलेज पर फिर वो नए एक्सपेरिमेंट करके, नए क्राइटेरिया बना के और नॉलेज को ऐड करते हैं। इस तरह से हम अपने चारों तरफ की दुनिया को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है। अगर सनराइज ईस्ट से होता है तो क्यों होता है, वेस्ट से क्यों नहीं होता होगा। डेली सनराइज होता है, किसी भी दिन सन ये भूलता नहीं है कि उसको राइज होना है, ऐसा क्यों होता है? विच आर द रूल विच इज गवर्निंग इट। और ये जो नॉलेज हम ऑर्गेनाइज करते जाते हैं, ऐसे अटेम्प्ट करते हैं कि हम उसके जो रीजन है उसको लॉजिकल बनाएं, जो हमको समझ में आते हो। एक पर्टिकुलर मेथड हमने अडॉप्ट किया, साइंटिफिक मेथड, और उससे हम अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते जाते हैं। तो साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस इज organized knowledge, and we can write two-line definition for the science. What is science? So it is, science means organized knowledge. Here it is our nature to relate happenings around us to certain logics. कोई भी चीज यहाँ पर क्यों हो रही है, जैसे नदी में पानी बहता है और हमारे यहाँ नदी में पानी बह रहा है, उसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है। क्यों वेस्ट टू ईस्ट है? क्या सब जगह वेस्ट टू ईस्ट नदी पानी बहता है? आंसर है नो। कहीं कहीं हमने देखा है नॉर्थ टू साउथ बहता है। तो हमने क्या किया, हमको पानी के बहने के फिनोमिना को एक लॉजिक देना है, और हमने लॉजिक क्या दिया कि पानी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ बहता है। ये हमने एक लॉजिक दिया। ये लॉजिक कि पानी नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट जाता है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। हमने लॉजिक क्या बनाया, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। ओके, इसी तरह से हमने नॉलेज को इकट्ठा किया, उसके साथ और दूसरी चीजें रिलेट की, और ये सारे रिलेट करने के बाद जो हमारा नॉलेज बना वो क्या बना, साइंस। उसी को ही साइंस कहते हैं, हमारे नॉलेज को ही साइंस कहते हैं। और इस नॉलेज से हम क्या करते हैं, उससे हम प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन ये करते हैं कि इस कमरे में या कहीं पर भी वो कोना नीचा है, ये ऊंचा है, अगर पानी आएगा तो इधर से इधर जाएगा, डाल के देख लो। तो हमने प्रेडिक्शन किया, एंड दैट प्रेडिक्शन इज ट्रू बिकॉज ऑफ आवर नॉलेज। We can modify the things. अगर हमको वाटर इधर नहीं ले जाना है, इधर ले जाना है, तो हम इधर ऊंचा रखेंगे, इधर नीचा रखेंगे, पानी इधर जाएगा। We can modify the things. I am giving you very small and simple examples. और बड़े बड़े फिनोमिनाज में जब हम रॉकेट भेजते हैं चंद्रमा पर,
तब भी हम नॉलेज को इस तरह से यूज करते और इसी तरह से हम चीजों को कंट्रोल करते कि पानी किधर बहेगा, किधर जाएगा, दैट इज इन अवर कंट्रोल। हम जिधर स्लोप देंगे उधर जाएगा, क्योंकि हमने ये नॉलेज ऑर्गेनाइज कर लिया है कि पानी के फ्लो होने के नियम क्या है। इस तरह से जब हम नॉलेज को गैदर करते हैं तो हम उसको साइंस कहते हैं। ओके, ये जो नॉलेज के हम नियम बनाते हैं, जो लॉज बनाते हैं, बनाते हम नहीं हैं, नेचर में बने हुए हैं, हम उसको समझते हैं, हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो नेचर चलता है कुछ मिनिमम लॉज हैं, उन्हीं लॉज के बेसिस पर यहाँ सब चीजें हो रही हैं आसपास, और हम उस लॉ को समझना चाहते हैं। अगर हम उस लॉ को समझना चाहते हैं तो ये हमारा नेचर है, हम समझना चाहते हैं, उसके लिए ना हमने एक मेथड बनाया। सब साइंटिस्ट लोगों ने, फिलोसफर्स ने मिलके एक मेथड बनाया दैट इफ वी वांट टू मेक ए लॉ, तो हम किसी को भी देखकर नहीं बना देंगे कि ये लॉ है कि देखो ये नदी वेस्ट टू ईस्ट जाती है, दूसरी वाली भी वेस्ट टू ईस्ट जाती है, तो वाटर के फ्लो का नियम क्या हुआ, दैट वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इफ आई से दैट इट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, you should not say it's flow from west to east. There is a method and we call that scientific method, and doing all the steps in that method will lead us to agree for a particular law. जैसे हम इसके लिए अगर एग्री करना चाहते हैं तो हमको उसके साइंटिफिक मेथड के जितने स्टेप हैं, 5-6 steps, we have to go through it. So that is scientific method. So now we will study what is a scientific method. Scientific method to understand the laws, to predict the laws. Okay. Now, when we see the natural phenomena, then we apply these scientific methods. What are the steps in scientific method so that we will understand a natural phenomena and the rules related to it? Scientific method 2. Okay, in this there are steps. The first step is that we will do the observation. Observation, whatever is happening around us in the nature, that is our first step. We will write it, observation. Okay. First I will write the steps, then we will see them one by one. Okay, let's do it. Observation. We see in the nature around us and we observe whatever is happening. Okay, we observe that the water is flowing from the hills, sometimes west to east, sometimes east to west, sometimes north south, south north. But in all the cases one thing is common, that it is coming from a higher level to a lower level. In no case we have seen that it is going from lower level to a higher level. This is our observation. So without observation we cannot make rules, laws, understanding anything. So what is the first step? First step is observation. Then second step. Second step is controlled experiment. Okay. Controlled experiment. After this observation, I come into my laboratory and I do the experiment which are controlled. Controlled means what? Here I take a tube
This side I make up and put the water here. I see it goes down. When I put water here, it does not go up. Then I turn it east, I turn it north, I turn it south. I see this rule does not change. When I make it, it is going from this direction to this direction. When I make it like this, then it goes from this direction to this direction. What I am doing experiment. What type of experiment? It is controlled experiment because I am controlling different conditions. This I am supposed to do to understand that phenomena very clearly. This is our second step of scientific method. Then in third method, when I am doing this all experiment of flowing water, I analyze it. I use my brain, I use my logic, I use my experience, and whatever has happened in the past, whatever I see, all the logics I apply and I do analysis. Okay, so after that analysis, I can say that I have seen it many places, I have changed the directions, I have done up and down, and every time one rule was certain, that water always flow from higher level to lower level with respect to earth. Even if I change my floor, I go to any level of the floor, anywhere. So that is a qualitative analysis. So any phenomena which is happening and which we are doing experiment in our lab, like if we lower the temperature, a time comes when the water converts to ice, liquid convert to solid. Okay, we are lowering the temperature and it has become solid. Then we change the pressure, again it becomes liquid. So we have to analyze this situation, that why this is happening, what I am doing in my experiment, as a result to that experiment, this thing is happening. मैं कंडीशन चेंज करता हूँ, उससे मुझे रिजल्ट कैसे चेंज मिलता है, इसको मैं एनालाइज करता हूँ. एनालाइज कर करके एक कॉमन रूल पर पहुंचने की कोशिश करता हूँ. दिस इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि क्या करने से क्या होता है और उसमें से क्या नियम निकलता है. दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड दैट इज वन एक्सपेरिमेंट. देन वी डू क्वांटिटेटिव reasoning. Quantitative reasoning. Quantitative reasoning, suppose I am trying to analyze, I am trying to study the nature of force. If I apply force of my hand and push something, then that thing will move forward. It will be thrown to certain distance. मैंने किसी चीज को दूर फेंका, उसका कुछ डिस्टेंस होगा जहां जाकर वो गिरेगा. अब मैं इसमें रिलेशन निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इसके मास को इंक्रीज करता हूं. जिस चीज को मैं फेंक रहा हूं उसके मास को इंक्रीज किया, एंड आई फाइंड द डिस्टेंस बिकम लेस. सेम फोर्स लगाता हूं, मास इंक्रीज, डिस्टेंस बिकम लेस. आई राइट इट. द डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू मास. ठीक है, ये मैंने एक चीज रिजल्ट लिखा. व्हाट इज आई एम डूइंग? क्वांटिटेटिव रीजनिंग. ऐसा क्यों होता है, मुझे उसको सोचना है, उसके लॉजिक्स निकालने हैं, और इसमें मुझे दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व कर ली है मैंने, मास and distance. Okay, if I throw 1 kilogram, it has certain acceleration, but if I throw 2 kilogram, it has less acceleration. Same force is there. So I try to relate the quantities, force
मास एक्सीलरेशन। अगर मैं मास को बढ़ा देता हूं तो एक्सीलरेशन स्लो हो जाता है, अगर मास को कम करता हूं तो एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाता है सेम फोर्स लगाने से। तो अगर मुझे मास को फेंकना है कम फोर्स में, मैं छोटा मास ही फेंक पाता हूं, अगर बड़ा मास फेंकना है तो ज्यादा फोर्स चाहिए, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मास। सो इन दिस वे I write different quantities and observe that what is the relation between the different quantities. अगर increased है तो फोर्स भी increased होगा, अगर मुझे एक्सीलरेशन ज्यादा देना है तो फोर्स इंक्रीज होगा, अगर मैं फोर्स नहीं इंक्रीज करूंगा, मास को इंक्रीज करूंगा तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। ये सारी रीजनिंग एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने देखी। कहां देखी? अपने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स में देखी। और ये देखने के बाद फोर्स, मास और एक्सीलरेशन इनका आपस में एक रिलेशन बनाया। वो जो रिलेशन बनाने की प्रोसेस है दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव रीजनिंग, कि किस क्वांटिटी को बढ़ाने से कौन सी क्वांटिटी या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। दैट थिंग वी डू इन इट। आफ्टर दैट वी सी कि अगर एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटीज रिलेटेड है तो वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन क्या है। जैसे मैंने 2 किलो के ऑब्जेक्ट को फेंका और उसका एक्सीलरेशन 2 है, लेकिन अगर मैं 4 किलो वाले को भेजता हूं उसी फोर्स से तो एक्सीलरेशन 1 हो जाता है। इसी तरह से क्वांटिटीज को देख देख कर, उनके डायमेंशंस को देखकर हम एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो उस फॉर्मूले को जब हम बना लेते हैं तो वो कहलाती है मैथमेटिकल मॉडलिंग। सो व्हाट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग? द डिफरेंट क्वांटिटीज विच आर रिलेटेड टू ईच अदर आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए फॉर्मूला। जैसे प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो किसी भी चीज का प्रेशर हमको मिलता है, प्रेशर लग रहा है एक ऑब्जेक्ट से, अगर हम एरिया को छोटा कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। एक सूटकेस है हमारे पास 5 kg का, उसके ऊपर इतना चौड़ा हैंडल लगा है और उसको हम ऐसे डाल के ऐसे उठाते हैं तो हमारे हाथ में प्रेशर पड़ता है, ठीक है। 5 किलो का सूटकेस है। अब हम क्या करते हैं कि वो हैंडल टूट गया, उसकी जगह एक तार लगाते हैं पतली सी, और अब उसको उठाते हैं तो तार बहुत ज्यादा गड़ती है हाथ में। हम क्या कहते हैं? बहुत प्रेशर पड़ रहा है हमारे हाथ में, देखो हाथ कट रहा है, लेकिन है तो वो 5 kg। तो अब हमको क्या समझ में आता है कि अगर हम एरिया छोटा कर देते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, फोर्स उतना का उतना ही है। अब फोर्स, प्रेशर और एरिया, इन तीनों को हमको एक फॉर्मूला में लगाना है। जब हम उसका फॉर्मूला बनाते हैं वी मेक इट दैट फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर और प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल टू फोर्स, और उसको सब तरह से डायमेंशनली चेक करके हम लोग वो फॉर्मूला डिक्लेयर करते हैं दैट वी हैव मेड दिस फॉर्मूला। व्हाट इज दैट? दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। सो that is our next step. Mathematical modeling. Okay. Now, after this mathematical modeling, we have a formula. अब हम प्रेडिक्शन करना स्टार्ट करते हैं। प्रेडिक्शन करना स्टार्ट करते हैं कि मतलब अगर आप ये क्वांटिटी अप्लाई करेंगे तो ये होगा। दिस इज आवर प्रेडिक्शन। सो जैसे हमने एक फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला हमको ये बताता है T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। इसी तरह से S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। उसमें से अगर हमें S मालूम है, U मालूम है, A मालूम है तो हम T निकाल सकते हैं।
तो हमने कहा यहां से चंद्रमा का डिस्टेंस, मून का डिस्टेंस एस इतना है, एंड वी आर सेंडिंग अवर रॉकेट विथ सो मच ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, so much of acceleration, then it should take so much of time to reach the moon. इतना टाइम उसको लगना चाहिए, उस समय मून यहां पर होगा, so you put it in this direction. After that particular time, the moon will come here, our rocket will reach here, and it will land on the moon. I have done this calculation of time. Now the moon is here. अभी मून यहाँ पर है, पर मैं रॉकेट यहाँ चला रहा हूँ. क्यों? जितना टाइम इसको यहाँ पहुँचने में लगेगा उतनी देर में मून भी यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि मून भी रोटेट कर रहा है. पर अगर मेरा टाइम ठीक नहीं गिना तो क्या होगा? मून आया नहीं, रॉकेट आगे चला गया, या मून आकर आगे चला गया, रॉकेट पहुँचा नहीं. तो मैंने टाइम का क्या किया? कैलकुलेशन. किस बेसिस पे किया? मैंने जो पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग करके एक फॉर्मूला बनाया था, उस फॉर्मूले के बेसिस पर ये कैलकुलेशन हमने की, और मैंने प्रेडिक्शन किया कि अभी अगर आप भेजोगे इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट मून को जाके टच करेगा, मून यहां पहुंचेगा, हमारा रॉकेट भी वहां पहुंचेगा. दैट इज व्हाट? प्रेडिक्शन. सो दैट इज आवर नेक्स्ट स्टेप. We are doing predictions. Predictions. Now, हमने prediction कर दिया, happening जो भी होना है शुरू हो गया. This was one example. दूसरे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, और बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं कि आज से इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे और इतने सेकंड के बाद फिर से मून अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा और हमको सूर्य ग्रहण दिखेगा. आपने पढ़ा है, देखा है कि अगला सूर्य ग्रहण इतने साल बाद दिखने वाला है. दैट इज ए प्रेडिक्शन. और वो प्रेडिक्शन किस बेसिस पर है? क्योंकि हमारे पास फोर्सेस के फॉर्मूलाज हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, और हमारे पास वेलोसिटीज की मैथमेटिकल मॉडलिंग है. बेस्ड ऑन दिस हम प्रेडिक्शन करते हैं. अब हमने प्रेडिक्शन कर दिया, टाइम आ गया. पर्टिकुलर टाइम आने के बाद हमने क्या देखा? दो चांसेस हैं. एक तो मून यहां पहुंचा, हमारा रॉकेट भी यहां पे पहुंचा, हमारा प्रेडिक्शन करेक्ट हो गया, रेटिफाइड. दूसरा, मून यहां पहुंचा नहीं और हमारा रॉकेट पार निकल गया, या मून चला गया उसके बाद हमारा रॉकेट आया, तो हमारा प्रेडिक्शन फॉल्सिफाई हो गया. तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी वो इनकरेक्ट है, अगर हमारा प्रेडिक्शन करेक्ट नहीं हुआ तो. वेरी लॉजिकल. तो प्रेडिक्शन के बाद अगला स्टेप ये होता है कि प्रेडिक्शन हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो दैट इज हम कहेंगे अगर करेक्ट है तो वेरीफाई हुआ, और अगर इनकरेक्ट है तो फॉल्सिफाई हुआ. एंड दैट इज अवर नेक्स्ट. वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन. वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन, ये हमारे प्रेडिक्शन के बाद का स्टेप है. अगर वेरीफाई हो गया तो हमने जो लॉजिक बनाए हैं, क्वालिटेटिव रीजनिंग करेक्ट, मैथमेटिकल मॉडलिंग करेक्ट, प्रेडिक्शन, एंड दिस टू थिंग्स आर करेक्ट, और उससे हमारे जो प्रेडिक्शन हो रहे हैं वो भी करेक्ट है. नाउ वी हैव मेड ए लॉ, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग इन द नेचर, एंड this we have done by a scientific method. This is scientific method. So scientific method has got this. ये नहीं होगा कि मेरे दादाजी ऐसा कहते थे इसलिए ऐसा करना चाहिए. That is not scientific method. So we should have logic. If we have done all these steps, then anything can be certified that this law is made by the logics, by the scientific method.
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आगे जाके जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे you will come to know that first people had certain idea कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के बाद में उनके पास मैथमेटिकल मॉडलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, उसको वो लैब में प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तब क्या होता है? इट रिमेन लाइक दैट, इट रिमेन ए हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? जो चीज हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए और उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता, दैट इज हाइपोथेसिस। और जब हम लैब में उसके बेसिस पर होने वाले एक्सपेरिमेंट को दिखा देते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग देके प्रूफ कर देते हैं, देन इट बिकम्स ए साइंटिफिक लॉ। दिस इज द डिफरेंस, hypothesis and law. So we have this observation, controlled experiment, quantitative reasoning. Sorry, before quantitative reasoning, I should write one more step, controlled experiment, and here should be qualitative. Qualitative reasoning. First is qualitative reasoning, you can add with this, and then there is quantitative reasoning. So qualitative reasoning, quantitative reasoning, and after that we have mathematical modeling. So you can write this 5, 6, 7 steps. There is no hard and fast rule for that, but this is the serial, what makes a scientific method, and anything we declare as a law, as a rule, as a formula, as a relation, we must pass through scientific nature. Then only it is done. So this is all about science. And now, what is physics? Physics is application of laws into different happenings. हमारे आसपास दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, जैसे बादलों से पानी पहाड़ पे गिरता है, पहाड़ से बह के जमीन पर आता है, नदी में जाता है, फिर समुद्र में जाता है, और समुद्र से बादल निकलते हैं और फिर जाके बरसात होती है। सो मेनी फिनोमिना ये हो रहा है। हमारे घर में हम सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए पानी उबालते हैं। अगर उसको किसी बंद बर्तन में रखते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है, वी कॉल इट प्रेशर कुकर। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि पानी ज्यादा गर्म ही नहीं होता और दाल नहीं गलती है। इस तरह से बहुत सारी चीजें आसपास हो रही हैं और उन सब को हम समझना चाहते हैं। सो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन दिस नेचर, वी वांट टू अंडरस्टैंड इट, एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड इट विद हेल्प ऑफ लॉज। कैसे समझना चाहते हैं? हम नियमों से समझना चाहते हैं। जैसे एक छोटा सा नियम अभी हमने पढ़ा था, क्या? पानी ऊपर से नीचे जाता है। इससे हमको क्या क्या चीज समझ में आई कि पहाड़ से पानी पहले कहाँ आएगा? ग्राउंड पे, और ग्राउंड से फिर कहाँ जाएगा? समुद्र में, क्योंकि वो नीचे ही नीचे। तो एक रूल से हमको ये बात समझ में आ गई। इसी रूल से हमने क्या बनाया कि अगर हमारी छत पर पानी है और हमको नीचे चाहिए तो हम एक पाइप लगा लेंगे, पानी नीचे आ जाएगा, पर नीचे जो भरा हुआ पानी है वो ऊपर टंकी में नहीं जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट द रूल। द रूल इज ऊपर से नीचे आना है। नीचे का बाल्टी का पानी ऊपर नहीं जाता है। ओके, तो इस तरह से रूल एक ही है, पानी ऊपर से नीचे आएगा। हमने उसको नदी पहाड़ में भी लगा दिया, बादलों में भी लगा दिया, समुद्र में भी लगा दिया, घर के पानी में भी लगा दिया, हर जगह लगा दिया। देयर आर thousands of example where we are going to use this rule, and this is a rule of the nature. इसी तरह से हमने और थोड़े थोड़े रूल ऑफ द नेचर स्टडी किए कि जब भी हम पानी को हीट करेंगे, एनर्जी देंगे, तो वो अपना लिक्विड फॉर्म छोड़ के स्टीम के फॉर्म में, एयर के फॉर्म में आ जाएगा।
वेपर बन जाएगा। और ये फिनोमिना हमारे घर में दिखता है जब हम पानी को उबालते हैं। यही फिनोमिना समुद्र में दिखता है जहां वेपोराइजेशन होता है और पानी बादल बन जाता है। ये फिनोमिना हमको और बहुत जगह दिखता है। इंडस्ट्री में हम उसे बॉयलर बनाते हैं। फिनोमिना एक ही है, पानी का टेम्परेचर बढ़ाओ वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, और उससे रिलेटेड जो क्वांटिटीज हैं उसको भी हमने स्टडी किया, उसके प्रेशर का क्या होगा ये। और यही जो फिनोमिनाज हैं, इसी फिनोमिनाज को हमने 10 जगह नेचर में देखा। तो हम क्या चाहते हैं कि हम ऐसे नेचर के रूल को समझ जाएं जिससे हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन सा रूल है वो हम कोट कर सके, बता सके। And that knowledge is physics. So we can write the definition of physics. Physics is study of the rules of nature. And these rules of nature control all the phenomena, hundreds and thousands of phenomena happening in the nature. फिनोमिना जो कुछ हो रहे हैं वो तो लाखों करोड़ों में है, लेकिन उसके पीछे लगने वाले रूल थोड़े से हैं। वो जो थोड़े से रूल हैं जो इन सारे फिनोमिना को कंट्रोल करते हैं, उसको समझना ही फिजिक्स है। दिस इज फिजिक्स। एंड नाउ वी कैन राइट व्हाट इज फिजिक्स। So physics is study of basic laws of nature and their manifestation. Manifestation means इस laws को apply करके, उसको apply करना। Manifestation in different phenomena. Phenomena जो कुछ हो रहा है, whatever is happening in the nature, that is phenomena, and we apply the laws. So that is study of those basic laws is known as physics. So in short we can say physics is the study of basic laws of nature, because of which so many things are taking place in the nature. Okay, how do we study the physics? Physics हम किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, मेथड क्या है पढ़ने का? तो फिजिक्स का मेथड, फिजिक्स को पढ़ने के 2 पर्टिकुलर मेथड हैं। इनको हम कहते हैं थ्रस्ट एरियाज। थ्रस्ट एरियाज मतलब पढ़ाई पर जिस चीज पर, जिस एरिया पे ज्यादा जोर दिया जाता है। फिजिक्स को पढ़ाने के 2 थ्रस्ट एरियाज, फिजिक्स को पढ़ाने के 2 तरीके, वी कॉल देम थ्रस्ट एरियाज। तो ये थ्रस्ट एरियाज हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। वी कैन कॉल देम, one is unification and the other phenomena is reductionism. Unification and reductionism. So we will see them separately. First, what is this? Thrust area. Okay, unification. Unification means explaining different phenomena with help of minimum number of laws. फिर से, explaining a large number of phenomena in the nature with minimum number of laws. फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लॉज। अगर हम ये बोले इस दुनिया के चलने का एक नियम है और हमको मालूम है, उसी नियम से बादल से बरसात होती है, उसी नियम से अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, उसी नियम से वाटर फ्लो करता है, उसी नियम से मोटरसाइकिल चलती है, तो कितना आसान हो जाएगा अगर हमको वो एक नियम मालूम होगा। अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा नहीं है। फिर भी हम कहते हैं चलो ठीक है, अगर एक नियम नहीं है 2 नियम होंगे, 3 नियम होंगे, 10 नियम होंगे।
अगर 10 नियम हम पढ़ लेते हैं और उससे 1000 फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक नियम हमने पढ़ा, पानी ऊपर से नीचे चलता है और उसको 10 जगह जाके नेचर में 10 जगह जो कुछ हो रहा है, झरना बह रहा है, नदी बह रही है, पानी समुद्र में जा रहा है, पर्वत से नीचे आ रहा है, हमारे घर में छत से नीचे आ रहा है, so many phenomena are happening in around us. All we are explaining by simple one sentence. Water goes from higher to lower. तो ये हमारा थ्रस्ट एरिया होता है कि लॉज कम से कम हो और उसके बेसिस पर हम सारी दुनिया को समझ जाएं, पूरी दुनिया को एक्सप्लेन कर ले, एंड वी एक्सप्लेन एवरी फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ. सो uni means one. We want to create one law which controls the universe, which controls the nature. So that is our principle of, that is our thrust area, that is unification. So thrust area unification to apply minimum laws to explain maximum phenomena in the nature. This is unification. So, if we have a law that two objects having mass attract each other, there is a force of attraction between them. This explains so many things. Like why there is Earth moving around the sun, how the water is going down, and so many other phenomena. If the apple falls from the tree, why it comes down, why it does not go up? All these things are phenomena in the nature because we see them in the nature, and all these are explained only by one law, that is law of gravitation. So we have to make minimum laws, and with the help of that we have to explain many things. That is known as principle of unification. So please remember, all over the physics we are always trying to do that, to have minimum number of laws to explain maximum things on this basis. Okay, the second thrust area where we want to understand the things in physics is reductionism. Reduction. Reductions means to reduce. If we want to understand a complex phenomena, complex means how? We say with the energy of coal we are producing electricity. With the energy of coal we are producing electricity. And what is this law? What is this rule of nature? It is happening all around us. Okay, how it's happening? Now we want to understand it in terms of physics. So we do not try to make a single law to explain this process. In place of that, we break this process into many pieces, and in all parts we apply laws of physics. How laws of physics are applied in first part, second part, third part. Like, first we burn the coal, there is a chemical reaction C plus O2, CO2, and with that lot of heat is generated. So we got heat energy converted from chemical energy when we are burning the coal. And that heat energy is absorbed by water. We make arrangement for that. So heat energy is absorbed by water, and that converts into steam. So steam has got
more heat energy than water. We know it. Burning of the coal phenomena, we know. Giving heat to steam, we know. We have also seen that whenever steam is formed, its volume becomes enormously large. And if you do not allow volume to increase, then its pressure will increase. This we have observed, we understand it in physics. This is the next step, what happens. And when there is a lot of increase in the pressure and volume, then we allow the jet of the steam to go on the turbine blades. When it hits the turbine, it passes energy to the turbine, mechanical energy, and that energy, with that energy, the turbine moves. So, we have converted heat energy to mechanical energy in form of rotation of turbine. It is understood clearly. If somebody is hitting a blade, the blade will move and the turbine will rotate. Okay, the energy is transferred. Now, when the turbine rotates, we allow another principle of physics, that is Faraday's law of electromagnetic induction. We attach a coil with the turbine, and that coil is rotated because the turbine is rotating. If that coil is rotating and we put magnets around it, then electricity is produced. Electrons are start running in the coil. So that energy, our mechanical energy of rotation, is converted into energy of the running of the electrons. And running of the electrons is known as electrical energy. And we make sure that the electron which are running come to our home, and we call it electricity. Now, this thing, the process you have understood. Why you have understood? Because the whole process I have broken into many parts, and each part I have explained quoting one principle of the physics. This process of understanding a complex and a large process, when we make it small process, we reduce the size to small processes, and then we understand the complete process. This process is known as reductionism. So that is our thrust area. When some phenomena like going a rocket from Earth to Mars, it's a very complex process. There is a rocket which has got energy, there has to be particular velocities, there have to be particular thrust, there have to be particular calculations, the calculations of the Mars, calculation of the Earth, their different directions, what are the conditions in the space, and so many calculations, so many complications. It's a very complicated process. So, how do we do it? We reduce it. We reduce it 1,000 steps, and every step has got one principle of physics applied to it. We can understand it, and that is how scientists are understanding it, and everyone is working on his own part. We get the result. So, this process of studying a complex process with help of small processes is known as reductionism, and that is one method of studying physics. So we call it is a thrust area. So the thrust area reductionism. Now we will write what is the reductionism is. See here, to understand or to derive the properties of a bigger, more complex system by the properties of simpler constituents, उसके छोटे छोटे टुकड़ों से समझना, this approach is called reductionism. तो फिजिक्स पढ़ने के दो thrust areas हो गए, one is unification and one is reductionism. So this is a very common question which is asked in the examination. What are the thrust areas to study physics? So remember the two words, reductionism and unification. Unification, minimum laws, one law to explain so many phenomena. Reductionism, there is a complex process, reduce it to small constituents and study each constituent. These are the two methods
to study physics. So these are the thrust areas. Then how large is physics? How small is physics? That is scope of physics. And so many other things in the wonderful world of physics that we will study in the next class.